गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। एक नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे, यूटिलिटी एनालिसिस, उपयोगिता विश्लेषण, जो कि बीए सेकेंड ईयर में भी है। लेकिन आज जो हम ये चैप्टर या यूनिट अध्ययन कर रहे हैं, ये बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं यूटिलिटी एनालिसिस, उपयोगिता विश्लेषण। ओके, तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट उपयोगिता विश्लेषण। उपयोगिता किसे कहते हैं? उपयोगिता और संतुष्टि में थोड़ा सा अंतर है। सामान्य भाषा में हम उपयोगिता और संतुष्टि को एक ही चीज मान लेते हैं, जबकि उपयोगिता किसी वस्तु को उपभोग करने के बाद की प्रक्रिया है, जबकि उपयोगिता किसी वस्तु को क्रय करने से पहले, जब किसी वस्तु को हम क्रय करने मार्केट में जाते हैं तो हम उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हैं, जबकि संतुष्टि किसी वस्तु को उपभोग करने के बाद में जो हमें प्राप्त होता है उसे हम संतुष्टि से डिनोट करते हैं, संतुष्टि कहते हैं। लेकिन अपने इस विश्लेषण में या आगे के विश्लेषण में हम दोनों को पर्यायवाची शब्द के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उपयोगिता और संतुष्टि को एक ही साथ या एक ही अर्थ में प्रयोग करेंगे। जो अंतर है उसको हम थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देंगे। उपयोगिता किसे कहते हैं? किसी वस्तु में पर्टिकुलर या एक विशिष्ट आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है उसे हम उपयोगिता कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि किसी वस्तु या सेवा में किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो शक्ति होती है, संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है, उसे हम उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता व लाभदायकता में भेद स्पष्ट करना भी आवश्यक है। उपयोगिता का संबंध लाभ हानि से न होकर केवल आवश्यकता की संतुष्टि मात्र से होता है। जैसे कि हम जो हानिकारक चीजें सामाजिक रूप से यदि हम देखें, अनैतिकता के दृष्टिकोण से देखें, शराब पीना नैतिकता दृष्टिकोण से अनुपयोगी है, हानिकारक है। लेकिन शराबी को शराब से उपयोगिता मिलती है, दूध से उपयोगिता मिलती है। इस प्रकार से हम जो उपयोगिता अर्थशास्त्र में इस्तेमाल करते हैं उसमें नैतिकता को ध्यान में नहीं रखा जाता है। अर्थात हम ये नहीं कहेंगे कि शराब अनुपयोगी होती है। श्रीमती रॉबिन्सन ने इसको परिभाषित किया है कि उपयोगिता वस्तुओं की वह गुणवत्ता है जिसके कारण व्यक्ति उसको खरीदना चाहते हैं। इसी प्रकार से हिब्डन ने इसको परिभाषित किया है कि उपयोगिता एक संतुष्ट करने के लिए एक इच्छा की गुणवत्ता है। हम शायद समझ गए होंगे कि उपयोगिता का मतलब किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की सामर्थ्य, संतुष्ट करने की शक्ति से तात्पर्य उपयोगिता है। उपयोगिता विशेष तौर से दो प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। किसी समय में किसी एक वस्तु, यदि हम कुल उपयोगिता की बात करें तो किसी एक दिए हुए समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से जो कुल संतुष्टि प्राप्त होती है, जो कुल उपयोगिता प्राप्त होती है,
या समस्त उपयोगिता प्राप्त होती है उसको हम कुल उपयोगिता कहते हैं। वस्तु की कुल उपयोगिता एक बिंदु तक बढ़ती है और फिर ये घटनी प्रारंभ हो जाती है। जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है उसे हम अधिकतम संतोष का बिंदु या सैचुरेशन पॉइंट भी बोलते हैं। इस बिंदु के बाद भी यदि उपभोक्ता वस्तुओं की इकाइयों का उपभोग करता है तो कुल उपयोगिता घटनी प्रारंभ हो जाती है। जैसा कि इसमें दे रखा है कि कुल उपयोगिता से तात्पर्य प्राप्त संतुष्टि की पूरी संतुष्टि होती है उनके योग से होता है। सीमांत उपयोगिता एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त अतिरिक्त उपयोगिता होती है। यदि सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तो कुल उपयोगिता बढ़ रही होती है। इसको हम बाद में भी वर्णन करेंगे जब दोनों का संबंध स्थापित करेंगे, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का। यदि अंतिम उपभोग में सीमांत उपयोगिता नकारात्मक है तो कुल उपयोगिता गिर रही होगी उस समय पे। लेफ्टविच ने इसको इस प्रकार से परिभाषित किया है कि कुल उपयोगिता से तात्पर्य किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं में उपभोग से प्राप्त संतुष्टि की पूरी मात्रा से है। कितनी हमने इकाई की उन सभी से कितनी संतुष्टि प्राप्त हुई, कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई, उसके योग को हम कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे कि हमने एक सेब की इकाइयाँ को उपभोग किया, पहले सेब से 10, दूसरे से 8, तीसरे से 6 और चौथे से 4 मिली। इस प्रकार से हम इनको जोड़ लेंगे 10 + 8 + 6 + 4 और इस प्रकार से हमें जो उपयोगिता कुल उपयोगिता प्राप्त होगी वो 28 होगी। जैसा कि इसमें दे रखा है TU = MU1 या सीमांत उपयोगिता जो प्राप्त होती है अलग अलग इकाइयों से उनके समस्त योग को हम कुल उपयोगिता कहते हैं। MU1 + MU2 + MU3, MU मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। ये एक टेबल है, इसके द्वारा हम समझ सकते हैं। ये क्वांटिटी दी हुई है आइसक्रीम की 1, 2, 3, 4 से 8 तक। टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता पहली इकाई से 30, दूसरी इकाई से 55, फिर 75, 90, 98। यदि आप देखें 5वीं इकाई और 6ठी इकाई से कुल उपयोगिता 98 मिली हुई है दोनों से, अर्थात यहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। 7वीं इकाई पर कुल उपयोगिता घटनी प्रारंभ हो जाती है और 8वीं इकाई पर और घट जाती है। यदि हम इसमें सीमांत उपयोगिता भी दी हुई है, यदि उसको टेबल में हम देखें तो पहली इकाई से कुल उपयोगिता 30, उसके बाद में कुल उपयोगिता जैसे जैसे हम अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते जाएंगे सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। वो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण है। दूसरी इकाई से 25, 20, 15, 8, जहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम जो हमारी 6th यूनिट है, 6ठी इकाई है, जहाँ पर 98 है, वहाँ पर सीमांत उपयोगिता 0 है। उसके बाद जब कुल उपयोगिता घटनी प्रारंभ हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता आप देख सकते हैं टेबल में ऋणात्मक हो जाती है, माइनस में हो जाती है। अर्थात यदि हम अभी सीमांत उपयोगिता पढ़ेंगे उसके बाद भी संबंध स्थापित करेंगे। ये टोटल यूटिलिटी वक्र दिया हुआ है, जो रेड कलर में है ये टोटल यूटिलिटी वक्र, और ये ग्रीन में जो है ये सीमांत उपयोगिता वक्र दिया हुआ है। कुल उपयोगिता वक्र प्रारंभ में बढ़ता जाता है, एक बिंदु पर अधिकतम होता है, उच्चतम होता है, उसके बाद कुल उपयोगिता गिरनी प्रारंभ हो जाती है। इसी प्रकार से सीमांत उपयोगिता प्रारंभ से ही गिरनी प्रारंभ हो जाती है, एक बिंदु पर जाकर 0 हो जाती है और उसके बाद ऋणात्मक हो जाती है। ये आपका कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता वक्र है। सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता कहते हैं कि किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है जिसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, या कह सकते हैं कि किसी दिए हुए समय में उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की एक इकाई का उपभोग बढ़ाने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं, या सामान्य भाषा में अतिरिक्त इकाई से प्राप्त अतिरिक्त उपयोगिता को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 9 इकाई से
50 के बराबर उपयोगिता मिल रही है और 10 से 55 मिल रही है, तो जो अतिरिक्त 10वीं इकाई से मिली वो 5 है और वो ही सीमांत उपयोगिता है। जैसे कि प्रोफेसर चैपमैन ने इसको परिभाषित किया है, सीमांत उपयोगिता एक अतिरिक्त वस्तु के उपभोग से कुल उपयोगिता में बनाया गया जोड़ या कुल उपयोगिता में जो अतिरिक्त वृद्धि होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अर्थात MUN = TUN माइनस TUN-1, अर्थात NV इकाई की प्राप्त कुल उपयोगिता और N से पहली इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता के अंतर को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे कि ये सूत्र दिया हुआ है, सूत्र के द्वारा हम निकाल सकते हैं सीमांत उपयोगिता। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q, अर्थात कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है और वस्तु की इकाइयों में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात को भी हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता अतिरिक्त इकाई से प्राप्त अतिरिक्त उपयोगिता जो मिलती है या अतिरिक्त लाभ जो मिलता है उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। आप इस टेबल में देख सकते हैं, वही सेम है जो पहले टेबल में दिया हुआ था। क्वांटिटी दी हुई है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, पहली इकाई से 120, उसके बाद में सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, 5वीं इकाई पर जाकर शून्य हो जाती है, 6ठी इकाई पर ऋणात्मक हो जाती है। जहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वहाँ पर शून्य है, फिर कुल उपयोगिता घटनी प्रारंभ हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। ये चॉकलेट केक का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये भी टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम दिया हुआ है, इसके द्वारा भी हम समझ सकते हैं। ये कुल उपयोगिता है, जहाँ अधिकतम होती है सीमांत उपयोगिता घटनी प्रारंभ हो जाती है। इसका यदि हम थोड़ा सा यहाँ पर पहले सीमांत उपयोगिता के प्रकार कितने प्रकार की होती है वो देख लेते हैं। सकारात्मक सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता सकारात्मक तब होती है कि जब वस्तु के हम अतिरिक्त इकाइयाँ प्राप्त करते जाते हैं, तो धनात्मक जो सीमांत उपयोगिता होती है उसको हम सकारात्मक सीमांत उपयोगिता कहते हैं। शून्य सीमांत उपयोगिता तब होती है जब हम वस्तु की इकाइयों को सेवन करते जाते हैं, तो जहाँ पर पूर्ण संतृप्तता का बिंदु आ जाता है, सैचुरेशन पॉइंट आता है, अर्थात जहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वहाँ पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। इसके बाद यदि हम उपभोग करते हैं तो हमें उस इकाई से फायदा नहीं होता है, लाभ नहीं होता है, नुकसान होता है। उसके बाद हम इसकी ऋणात्मक या नकारात्मक सीमांत उपयोगिता, यदि शून्य उपयोगिता जहाँ पर प्राप्त होती है या कुल उपयोगिता जहाँ पर घटनी प्रारंभ हो जाती है उसके बाद भी हम वस्तु का उपभोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता नकारात्मक प्राप्त होती है, ऋणात्मक प्राप्त होती है। यदि हम जो सैचुरेशन पॉइंट है उसके बाद भी वस्तु का उपभोग करते हैं, अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं, तो हमें ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है, सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। यदि हम संबंध की बात करें तो संबंध के लिए फिर थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं या इस टेबल में इस डायग्राम में देख सकते हैं, जब कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है, घटती दर से बढ़ती है, सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। जब कुल उपयोगिता घटनी प्रारंभ हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। ये 3 संबंध हैं इसमें, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में। आप इसमें देख सकते हैं कि 6ठी इकाई पर जहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम है वहाँ पर सीमांत उपयोगिता शून्य है। उसके बाद जब अतिरिक्त इकाई का उपभोग उपभोक्ता करता है, 7वीं इकाई का करता है, तो कुल उपयोगिता 98 से घटकर 88 हो जाती है और सीमांत उपयोगिता -10 या ऋणात्मक हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में आपस में क्या संबंध होता है। ये कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता की बात रही। अब हम बात करेंगे उपयोगिता के कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच या उपयोगिता के गणनावाचक दृष्टिकोण और उपयोगिता के क्रमवाचक दृष्टिकोण।
सर्वप्रथम हम कार्डिनल अप्रोच की बात करें, गणनावाचक दृष्टिकोण की बात करें, तो अल्फ्रेड मार्शल ने यूटिलिटी को गणनावाचक माना था कि हम किसी वस्तु की इकाइयों से जो हमें उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम मात्रात्मक रूप में या भौतिक इकाइयों के रूप में उसकी गणना कर सकते हैं और उसको हम किसी संख्या में प्रकट कर सकते हैं। उन्होंने एक काल्पनिक इकाई पेश की थी जिसे हम यूटिल्स के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ मार्शल ने किसी वस्तु की इकाई से प्राप्त उपयोगिता को मुद्रा में भी मापा था, अर्थात किसी वस्तु की इकाई के लिए उपभोक्ता जितनी मुद्रा देने को तैयार होता है उस वस्तु की इकाई से हम उतनी ही उपयोगिता प्राप्त होना मान लेते हैं। मुद्रा में भी माना था और इसीलिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को मार्शल ने स्थिर माना था। तो यूटिल्स और मुद्रा दोनों में हम माप सकते हैं। कार्डिनल अप्रोच के ये है। इसमें हम देखें कि कार्डिनल दृष्टिकोण कुछ मान्यताओं पर आधारित है जो कि निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले तर्कसंगता। यह माना जाता है कि उपभोक्ता तर्कसंगत है, अर्थात वह अपनी पसंद के क्रम में इच्छाओं की पूर्ति करता है। पहले वो उन वस्तुओं को खरीदेंगे जिनसे अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है, बाद में जो कम उपयोगी वस्तु होती हैं या जिसके लिए उपभोक्ता की आवश्यकता की तीव्रता कम होती है उनको बाद में खरीदेंगे। इसी प्रकार से सीमित संसाधन, उपभोक्ता के पास वस्तुओं व सेवाओं को खरीदने के लिए सीमित धन होता है, सीमित संसाधन होते हैं और इसीलिए वह वस्तुओं जो को पहले उन वस्तुओं को खरीदते हैं जो अति आवश्यक हैं, जिनके लिए उपभोक्ता की आवश्यकता की तीव्रता अधिकतम है। नेक्स्ट है संतुष्टि को अधिकतम करना। प्रत्येक उपभोक्ता का लक्ष्य होता है कि वह वस्तुओं व सेवाओं पर खर्च की जाने वाली राशि या संसाधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे, अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करे। उपयोगिता मापनीय होती है। हम उपयोगिता को माप सकते हैं, किसी वस्तु की इकाई से कितनी उपयोगिता प्राप्त होती है, जैसे कि वो मैंने बताया कि उसे हम यूटिल्स में माप सकते हैं या उस पर व्यय की गई मुद्रा की राशि में माप सकते हैं। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता, इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करता जाता है तो क्रमिक रूप से वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती जाती है और यह उपभोग की सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे वो कोई भी वस्तु हो। जैसे जैसे हमारे पास उसकी मात्रा बढ़ती जाती है उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है। ये माना जाता है क्योंकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता आय में कमी या आय के स्तर के परिवर्तन के बावजूद भी स्थिर रहती है। ऐसा इसलिए है कि मार्शल ने माना था कि किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को मुद्रा में माप सकते हैं और यदि मापन का पैमाना या मापन की इकाई में ही परिवर्तन होता रहेगा तो हम किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को या सीमांत उपयोगिता को कैसे माप सकते हैं। इसीलिए मार्शल ने मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना था। उपयोगिता योगात्मक होती है। जो गणनावाचक दृष्टिकोण के मानने वाले हैं वो मानते हैं कि उपयोगिता योगात्मक होती है, अर्थात विभिन्न इकाइयों से या एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता को हम जोड़ सकते हैं, योग कर सकते हैं। अलग अलग जो वस्तु हैं उनसे प्राप्त इकाइयों को भी हम जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसको हम जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार उपयोगिता स्वतंत्र होती हैं, अर्थात एक वस्तु से प्राप्त उपयोगिता उस वस्तु की अपनी मात्रा पर निर्भर होती है, वह अन्य वस्तुओं से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। इस मान्यता के कारण मार्शल ने जो वस्तुओं की स्थानापन्नता का गुण होता है और पूरकता का गुण होता है उसको नेग्लेक्ट कर दिया था, उसको छोड़ दिया था। तो साथियों, ये था गणनावाचक दृष्टिकोण। अब हम बात करते हैं क्रमवाचक दृष्टिकोण या ऑर्डिनल अप्रोच। बहुत सारी गणनावाचक की जो विशेषताएं थी या मान्यताएं थी उनमें बहुत सारी कमी थी, वास्तविकता से वे दूर थी, क्योंकि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक चीज़ है, मानसिक रूप से हम उसको महसूस कर सकते हैं, उसको हम सामान्यतया वास्तविक रूप से माप नहीं सकते हैं। इसी वजह से जे.आर. हिक्स और एलन ने उपयोगिता को
क्रमवाचक दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया। क्रमवाचक दृष्टिकोण में हम ये बता सकते हैं कि किसी वस्तु की इकाई से उपयोगिता कम मिलती है, अधिक मिलती है या बराबर मिलती है, लेकिन एब्सोल्यूटली रूप से हम ये नहीं बता सकते कि कितनी कम मिलती है, कितनी अधिक मिलती है। हिक्स और एलन ने गणनावाचक दृष्टिकोण के लिए उदासीनता वक्र विश्लेषण का प्रयोग किया, और उदासीनता वक्र जैसे कि हम पढ़ चुके हैं उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, जिसके कारण उपभोक्ता विभिन्न संयोगों के प्रति उदासीन होता है। इसीलिए हम उसको उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र कहते हैं। ये कुछ क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण की मान्यताएं हैं। जो ऑर्डिनल अप्रोच है उसकी मान्यताएं हैं। तर्कसंगता है, इसमें भी वही है कंसिस्टेंसी के उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है और वह उसी के अनुरूप, इसी उद्देश्य के अनुरूप निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है उपभोक्ता से कि वह उन वस्तुओं का उपभोग करे जिनसे उनकी संतुष्टि अधिकतम हो। उदासीनता वक्र के द्वारा हम इसको मापते हैं या प्रकट करते हैं। इसका मतलब ये है कि केवल अपने वस्तुओं के प्रति जो वरीयता है उसको प्रकट कर सकते हैं। ये चेंजेबिलिटी और चॉइस ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो 3 वस्तु हैं A, B, C या X, Y, Z, 3 वस्तु हैं और X को प्राथमिकता दी जाती है Y की तुलना में और Y को प्राथमिकता दी जाती है Z की तुलना में, तो A भी Z से सुपीरियर होगी, अच्छी होगी, अर्थात A को प्राथमिकता दी जाएगी या X को प्राथमिकता जाएगी Z की तुलना में। तो इस प्रकार से ये है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पर Z अधिक पसंद किया जाएगा। जब एक समय पर X पसंद किया जा रहा है Z की तुलना में या Y की तुलना में, तो हर बार X को ही प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। निरर्थकता, ये इसका मतलब ये है कि उपभोक्ता किसी संतुलित बिंदु तक नहीं पहुंच जाता है, वह केवल वस्तुओं की बड़ी मात्रा को पसंद करता है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर, क्योंकि हम उदासीनता वक्र विश्लेषण में जो कि हम अध्ययन कर चुके हैं, 2 वस्तुओं के आपस में जो चेंजेबिलिटी होती है, अर्थात 2 वस्तुओं की जो विनिमय दर होती है, उसको हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। उपभोक्ता जैसे जैसे उदासीनता वक्र के बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे आता है, तो वह एक वस्तु की मात्रा कम करता जाता है, दूसरे वस्तु की मात्रा अधिक करता जाता है। अर्थात एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए या एक इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरे वस्तु की कितनी मात्रा को छोड़ रहा है, उसी को हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। जैसे जैसे हम उदासीनता वक्र पर बाएं से दाएं नीचे को आते हैं, प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती होती है और इसीलिए उदासीनता वक्र मूल बिंदु के कॉन्वेक्स होते हैं। तो ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर का है। यदि हम इनकी तुलना करें कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच की, तो उसमें प्राप्त जो कार्डिनल अप्रोच में संतुष्टि को प्रकट किया जा सकता है, उपयोगिता को संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जबकि जो क्रमवाचक दृष्टिकोण है उसमें हम संख्या के रूप में उसको व्यक्त नहीं कर सकते, उसको केवल हमें क्रम दे सकते हैं। ये मात्रात्मक रूप में बताती है, गुणात्मक रूप में बताती है। कार्डिनल अप्रोच वास्तविकता के कम पास है, जबकि जो ऑर्डिनल अप्रोच है या क्रमवाचक दृष्टिकोण है वो अधिक है। माप वो कार्डिनल अप्रोच में यूटिल्स के द्वारा मापते हैं और उसमें हम रैंक के द्वारा मापते हैं। विश्लेषण सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और सम सीमांत उपयोगिता नियम के द्वारा करते हैं, जबकि क्रमवाचक दृष्टिकोण में हम उदासीनता वक्र विश्लेषण के द्वारा उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उपभोक्ता के साम्य का अध्ययन करते हैं। इसको हमारे जो क्लासिकल और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे गणनावाचक दृष्टिकोण में, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री क्रमवाचक दृष्टिकोण के ज़्यादा समर्थक हैं। ये वही जो आपके अंतर हैं जो अभी पढ़ के आए हैं कि उसमें मापता है, व्यक्तिपरक है, वस्तुपरक है, वो यथार्थवादी है, उसमें गुणात्मक मापा जाता है। इसी प्रकार उसमें उपयोगिता विश्लेषण, इसमें उदासीनता वक्र विश्लेषण
के द्वारा मापा जाता है। उसमें हम यूटिल्स में या मुद्रा में इकाइयों को मापते हैं। इसमें हम वरीयता देते हैं, एक उपभोक्ता की डिमांड को प्रकट करते हैं। उसका कार्डिनल अप्रोच को अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा अनुयायी द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जबकि जो हमारा कार्मिक उपयोगिता दृष्टिकोण है या हमारा क्रमवाचक दृष्टिकोण है, उसको हिक्स एलन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो स्टूडेंट्स, ये कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच के बीच जो डिफरेंसेस हैं, अंतर हैं, वो है, शायद आप समझ गए होंगे। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है, मुझे फ़ोन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम कॉलेज में भी मिल सकते हैं। अधिक संख्या में ना आए, 1-2 स्टूडेंट आ सकता है और हम इसको दोबारा समझ सकते हैं। और यदि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो हम इस यूनिट को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिएगा। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिएगा, मास्क लगा के ही घर से बाहर निकलें, सुरक्षित रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच।